आप सभी दोस्तों को आपके इस दोस्त ओम सिंह का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, बहुत प्राचीन मुद्दा है। और सच बात यह है कि हमारे में से बहुत सारे लोग इन तथ्यों से परिचित नहीं हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितना मुझे पता है, तथ्यपूर्ण, कोई झूठी जानकारी नहीं, जो तथ्यपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने रखूं। और ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। जब मैं एक यूट्यूब चैनल के ऊपर तथ्यपूर्ण जानकारी डालने की बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ, बल्कि मैं कहूँगा देश आज़ाद होने से ही काफ़ी पहले ये जो साहित्यकार थे हमारे भारत के, वो उनकी आस्था बटी हुई थी। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन प्राचीन जो पार्टी है, जो कांग्रेस, उस कांग्रेस के प्रति जिन साहित्यकारों के आस्था थी, उन साहित्यकारों ने उनके हिसाब से ही लिखा, और वही चीज़ें जो लिखी गई वही हमें पढ़ने को दी गई, और आप और हम सब ने वही साहित्य पढ़ा। तो हमें सिर्फ वो पढ़ाया गया जो पढ़ाना चाहते थे। लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती दोस्तों। जब बंटवारा हुआ उस समय के बहुत कम लोग अभी जिंदा होंगे। इसलिए जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई सरहद नहीं थी, हिंदुस्तान एक ही राज्य था, एक ही स्टेट था, यानी एक ही राष्ट्र था, तो अंग्रेज़ों के बारे में तो आपने सुना है कि अंग्रेज़ों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। जब हम ये बोलते हैं कि अंग्रेज़ों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, तो इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ों का राज ऐसे सभी देशों में था। भले ही एक देश में आज इस समय रात हो रही हो, तो दूसरे देश में इस समय दिन निकलेगा। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान में जब रात होगी, तो उसी समय दूसरे ऐसे जो देश थे, ऐसे राष्ट्र थे जहाँ उनका राज था अंग्रेज़ों का, तो वहाँ पर दिन होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े शक्तिशाली ब्रिटिशर जो लोग थे, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ पैदा कर दी गई भारतीयों के जरिए। और मैं भारत की बात क्या करूं, वो ऐसा समय था जब उनको बहुत सारे देश संभालने बहुत मुश्किल हो रहे थे, और बहुत सारे देशों में जो अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजगता आ रही थी, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि हमें आज़ाद कर दिया जाए। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जब देखा, देखिए हमारे दोस्त बहुत कम दोस्त जानते होंगे कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनको कभी कांग्रेस का प्रेसिडेंट तक बनाया गया था। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, वो वो भी समय था जब वे अहिंसा की बात सोचते थे। जब वे सोचते थे कि अहिंसा का रास्ता जो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिया है वो सही है, शायद उसके जरिए हमें आज़ादी मिल जाए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा समय था, बहुत लंबे समय तक जब उन्होंने महसूस किया। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, अध्यक्ष होने के नाते भी उन्होंने कुछ चीज़ें महसूस की। और उनको जब एक बार ये लगा कि नहीं, ये संभव ही नहीं है कि हम अंग्रेज़ों से भीख मांगे और वो हमें भीख में हमारी आज़ादी दे दें, तो भीख से आज़ादी नहीं मिलेगी। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया, तब उन्होंने वायलेंट होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि अहिंसा से सब कुछ नहीं मिल सकता, ना ही अहिंसा की भाषा अंग्रेज समझना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी के कब्जे में कोई चीज़ होती है तो वो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ना चाहता। आप देशों और ब्रिटिश और ये सारी चीज़ें क्यों करते हो? मैं कहता हूँ कि आप अपने पास पड़ोस में देख लीजिए। खासकर मैंने गांव में देखा है, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैंने देखा है कि लोग पास पड़ोस के खेत की डोल तक काटते रहते हैं, और जितना कब्जा उन्होंने डोल काट काट कर पड़ोस वाले की ज़मीन पर कर लिया, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। भले ही उनके खेत के बीच के बाकी हिस्सों में वो खाली पड़ी रहे ज़मीन, लेकिन जो कब्जा हो गया उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो जब हमारे गांव देहात में एक पड़ोसी की डोल की थोड़ी सी जगह को हम छोड़ना नहीं चाहते, तो अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज़ थे, इंग्लैंड से आए, बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी में तो मैं क्या जाऊँ, आप सभी को पता है। लेकिन जब एक स्थिति आई कि जब देश में, हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई, बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए, पकड़े गए, और इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। बट 1857 की क्रांति जो है वो असफल हो गई, उसके बहुत सारे कारण निकले, आज समय से पहले वो शुरुआत हुई, तो वगैरह वगैरह। लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये देखा कि अंग्रेजों ने हमारी ज़मीन का इतना बड़ा हिस्सा, यानी पूरे हिंदुस्तान पर
कब्जा किया हुआ है और भी कुछ देशों पर कब्जे किए हुए हैं। तो इतनी आसानी से ये सिर्फ अंग्रेजों भारत छोड़ो बोलने से अंग्रेज भारत छोड़ेंगे नहीं, इनकी नाक में दम करना जरूरी है। तो एक ऐसा इंसान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हो, जो पहले अहिंसावादी नीति के जरिए देश को आज़ाद कराना चाहता हो, एक समय ये आया जब उसको लगा कि ये बहुत कट्टर लोग हैं, ये बहुत दुष्टता के साथ बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा किए हुए बैठे हैं, ये लोग इतनी आसानी से आज़ादी नहीं देंगे। जब ये स्थिति महसूस हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सोचने का तरीका बदला और उनके दिमाग में अहिंसा को छोड़कर क्रांतिकारी विचार आने लगे। और जब इंसान के अंदर क्रांतिकारी विचार आते हैं तो नेचुरली उनके चेहरे पर भी आएंगे, उनके आचार विचार में भी आएंगे और उनका असर बाहर भी देखने को मिलेगा। तो चूंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके जो सर्वेसर्वा थे और उनमें जिन लोगों का ज़्यादा असर था हम सभी जानते हैं, उनमें महात्मा गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल एक अच्छी पोजीशन में माने जाते थे। तो बहुत सारे लोग जो सितार मैया वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये महसूस किया कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल सकती, तब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस जिसको अपने साथ नहीं रख सकी, जो कांग्रेस को छोड़कर चला गया, उसको कांग्रेस अपना दुश्मन मानने लगी। और यहाँ पर एक सोच ये भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता थी वो दिन दोनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ रही थी, क्योंकि उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। और उस टाइम पर हमने देखा कि हमारे जो भारतवासी हैं उनके साथ अंग्रेजी हुकूमत बहुत बुरा बर्ताव करती थी, चाहे वो सेना के लोग हों या अपने काम करने वाले हों, बंधुआ मजदूरी टाइप उनको रखा गया, उनके साथ गुलामों की तरह बर्ताव किए गए। और ब्लैक मानते हुए गोरे लोग जो थे, हमारे जो लोग थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। तो ये सारी चीज़ें पूरे हिंदुस्तान की जनता के मन में आक्रोश पैदा कर रही थी और उस आक्रोश का सबसे ज़्यादा असर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या दूसरे क्रांतिकारी नेता, चाहे वो पुराने समय के रहे हों, हमारे जो भगत सिंह जी थे जिनको फांसी आ चुकी थी, बटुकेश्वर दत्त थे, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग अंदर अंदर सुलग रहे थे। उनके बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी ने महसूस किया कि हाँ, यह सिर्फ अत्याचारों का बदला सिर्फ क्रांतिकारी विचारों से ही लिया जा सकता है और देश को आज़ाद कराने के लिए भीख मांगने से देश आज की आज़ादी नहीं मिलेगी, तब उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं लोगों को अपने साथ दूंगा, जो क्रांतिकारी विचारों के लोग हैं वो मेरे साथ आएंगे और जब वो मेरे साथ आएंगे तो देश के लिए आज़ादी की मांग तेजी और असर के साथ आगे बढ़ेगी। और दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ लोगों को अगर हर्ट भी हो, लेकिन जो सच्चाई है वो बदल नहीं सकती। देखिए, या तो सच सच रहता है या फिर सच सच नहीं होता। या तो आप ये कहिए कि हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, जिनको महात्मा गांधी बोलते थे, या तो ये कहिए कि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा को सही नहीं मानते थे, वो हिंसा की तरफदारी नहीं करते थे, ना ही वो हिंसा करने वालों को पसंद करते थे, या वे ये भी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। या तो आप ये मान लीजिए कि वो अहिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हिंसा के विपरीत थे। अगर आप ये कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उनको हिंसा पसंद नहीं थी, वो दूसरे उन लोगों को पसंद नहीं करते थे जो बंदूक के बल पर या क्रांतिकारी विचारों के साथ, मार काट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों, अगर वे अहिंसा के पुजारी थे तो फिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि जब अंग्रेजों ने देखा, द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी और उस टाइम पर जब अंग्रेजों को लगा कि भारत की जो सैनिक हैं, देखिए दोस्तों, अंग्रेज वहां से अपनी बहुत लंबी चौड़ी सेना लेकर नहीं आए थे। आपने देखा है कि वहाँ से गिने चुने लोग आए, उन्होंने पहले व्यापार शुरू किया, उसके बाद हमारे देश की स्थिति देखी, यहाँ बंटवारा था, लोग बहुत सारी रियासतों में बटे हुए थे, आपस में एक दूसरे के टांग खींचते थे, किसी का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने की प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि टांग पकड़कर नीचे खींचने की प्रवृत्ति थी। अंग्रेजों ने हमारी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया और हमारे जो छोटे मोटे राजा थे उनको दबाव और दूसरी नीतियों के चलते अपने वश में किया और पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया।
जो राजा थे वो उनके सामने बोल नहीं सकते थे, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी कुछ राजा उनके साथ हो लिए थे। तो दोस्तों, ऐसी सरकार, अंग्रेजों की सरकार, जिसमें यहीं के सैनिक थे, जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो जो इंडियन थे उसमें सैनिक, वे सैनिक अंदर अंदर सुलगने लगे। क्योंकि जब उन्हीं के दूसरे भारतीय दोस्तों के साथ, उनके भारतीय लोगों के साथ कुछ बुरा करते थे अंग्रेज, तो अंदर अंदर उनके अंदर भी आत्मग्लानि, गिल्टी फील करते थे वो लोग, और उनको लगता था कि हम रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए हम अंग्रेज़ों की गुलामी ज़रूर कर रहे हैं। गुलामी मैं वर्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उस टाइम पर जब अंग्रेज़ों की सेना थी तो वहाँ पर गोरे और कालों के बीच में भेद किया जाता था। तो मैं अगर ये कहूँ कि जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेज़ों की सेना में, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, तो मैं गुलामों की तरह रहने वाली बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो जब हमारे भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की सेना में थे, उनके अंदर भी आक्रोश फैला, और उन इस बात की खबर अंग्रेजी शासकों को लगी। इंग्लैंड तक ये समस्याएं उनके सामने भेजी गई, यहाँ की जो गुप्तचर एजेंसी थी अंग्रेजों की, उनके जरिए। आखिर में जब उनको लगा कि आपकी आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना हिंदुस्तान के लोगों की हिम्मत के जीत नहीं सकती या लड़ नहीं सकती, तो देखिए दोस्तों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं इसको दुर्भाग्य वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे महात्मा गांधी जो जिंदगी भर बोलते थे अहिंसा 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 के पुजारी उनको मानते थे, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी उनको दिखाई दी कि उन्होंने उन्हीं अंग्रेजों का साथ देने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की सेना में हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। तो आप देखिए, जब अंग्रेजों की सेना में हमारे भारतीय सैनिक लड़ने जा रहे थे, तो उनके मन में लड़ने से पहले क्या ये भावनाएं नहीं थी कि हमारे भारतीय लोगों के साथ अंग्रेजी हुकूमत अच्छा बर्ताव नहीं करती, दबा के रखती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है, वगैरह वगैरह। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये वो था टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब अंग्रेज़ों की सेना, जो ब्रिटिश था, इंग्लैंड था, वो जर्मनी की दूसरी मतलब पोजीशन में था। तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब गिरफ्तार किया, नज़रबंद किया अंग्रेज़ों ने, तो बहुत धागड़ व्यक्ति थे, बहुत दिमागदार व्यक्ति थे, वो किसी तरह यहाँ से भाग निकले। उनको लगा कि मैं यहाँ काल कोठरी में पड़े पड़े सड़ जाऊँगा, मुझे मार देंगे, क्योंकि मेरे विचारों से वो मतलब सहमत नहीं हैं, और उनको लगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ मैं अकेला रह जाऊँगा, क्योंकि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं वे तो उनके पिछलग्गू हैं। यस, पिछलग्गू। क्योंकि आपने देखा है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी अलग हुए और वो दौड़कर यहाँ से निकल गए किसी तरह, और घूमते फिरते धक्के खाते बेचारे जर्मनी तक पहुँचे। जर्मनी में हिटलर का शासन था, हिटलर से मिले, और इतना ही नहीं, जापान गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रयास किए कि अंग्रेज़ों को हराना है, और हराने के लिए ताकत चाहिए। और दोस्तों, आप इस बात की को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, इसका एहसास कीजिए, इसकी गहराई समझिए कि एक अकेला इंसान, सुभाष चंद्र बोस, जो भारत की धरती से भाग कर किसी तरह बचते बचाते अपने देश को आज़ाद करने का बड़ा काम उनको करना था, तो इसलिए वे यहाँ से भाग कर किसी तरह दूसरे देशों में गए, जर्मनी पहुँचे, जापान पहुँचे, और उन्होंने उन सब के साथ बातचीत की और उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए, अंग्रेज़ हमारे देश में उत्पात मचा रहे हैं, उनको भगाना ज़रूरी है, उनसे अपना देश आज़ाद कराना ज़रूरी है। इस भावना के साथ वो जापान के शासकों से भी मिले, जर्मनी के हिटलर से मिले, और इसके बारे में भी हम सभी जानते हैं कि हिटलर को तानाशाह बोला जाता था। लेकिन ये वही हिटलर था जिसने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हाथ मिलाया। तो उससे पहले हिटलर के कुछ हमशक्ल आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिल चुके थे, लेकिन उसने हर बार, किसने, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हर बार हिटलर के जो बहरूपिये थे, जो उनके वेश में आते थे, उनको बोला थैंक यू, बट मुझे हिटलर साहब से मिलना है, आप हिटलर को भेजिए। तो वो पहचानते रहे। आखिर में जब हिटलर आया, हिटलर ने भी हाथ मिलाया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहचान लिया। तो हिटलर ने पूछा था, ये बहुत प्रसिद्ध बात है जो हुई थी, कि हिटलर ने पूछा कि आपने मुझे, सुभाष चंद्र बोस, आपने मुझे पहचाना कैसे? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आपके हाथ की जो मजबूती है, जो कड़ापन है, उससे मैंने एहसास किया कि यही हिटलर है, और भारत के इस शेर के साथ
हिटलर ही इस तरह से मिल सकता है। तो कहने का मतलब है वर्ड्स मेरे भले ही अलग हों, लेकिन सच्चाई ये है, भावना यही थी कि उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस हिटलर से जब मिले तो हिटलर ने उनका सम्मान किया और हिटलर ने वायदा किया कि जर्मनी आपके साथ है, साथ ही साथ जापान। और जब हम ये बोलते हैं ना, जब हमने सुना है, नारे सुने हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये विदेश की धरती पर रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था हमारी भारतीय जनता प्लस विशेषकर भारतीय सैनिकों का, जो अंग्रेजों की सेनाओं में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। उनका आह्वान उनको था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब तुम देखिए, तुम अगर सुभाष चंद्र बोस ने ये मतलब एक मन बनाया कि अगर अंग्रेजी सेनाओं को छोड़कर हमारे भारतीय सैनिक भागेंगे या म्यूटनी करेंगे, गदर करेंगे, हिंसा करेंगे, तो उनकी मौत भी होगी, क्योंकि गोलियां चलेंगी। अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि हमारी सेनाओं को छोड़ छोड़कर भारतीय सैनिक सुभाष चंद्र बोस की जय जो आज़ाद हिंद फौज है उसमें भर्ती हों। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग मरेंगे भी। लेकिन जो लोग बच जाएंगे या किसी तरह सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे, तो उनका भी भविष्य बहुत उज्जवल तो नहीं था, क्योंकि सभी जानते हैं कि अंग्रेजों की सेनाएं बहुत बड़ी थी, सुसज्जित थी, जबकि आज़ाद हिंद फौज सेना के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। एक अकेले इंसान यानी सुभाष चंद्र बोस ने हिम्मत करके इतनी बड़ी आज़ाद हिंद फौज तैयार की, ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन सच तो सच रहता है ना, आज़ाद हिंद फौज के पास ताकत कुछ कम थी, लेकिन हौसले बहुत ज़्यादा थे, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने जो साथी कमांडर थे उनको और जो आम सैनिक थे उनके अंदर जोश भरते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के साथ, उनका ये नारा सुन सुनकर बहुत सारे भारतीय सैनिक, ये समझ लीजिए कि भारतीय सैनिकों के अंग्रेजी सेना छोड़ने से भगदड़ मच गई थी। और अंग्रेजों को ये लगने लगा था यार, जिस बलबूते पर आप भारत के ऊपर कब्जा किए बैठे हो वो है ताकत, और वही ताकत सेना के रूप में उनके पास थी। सेना की ताकत आधी हो चुकी थी, क्योंकि भारतीय सैनिक, भारतीय अफसर जो उनकी सेनाओं में थे, उनका पहले से ही जो समर्पण था वो तो भारत की तरफ था ही, लेकिन चूंकि रोजी रोटी के चक्कर में वो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे, वहाँ काम कर रहे थे। तो दोस्तों, जब वे लोग अंग्रेजी सेना में गदर कर दिया, यानी कि उनको छोड़ छोड़कर भागने लगे, म्यूटनी हो गई, तब अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तब अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो ऐसा हाथी तुम लेकर चल रहे हो जो तुम्हें देगा कुछ नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हाथी का दिमाग घूम जाए और आपके ही सिर पर पैर रखकर सिर को मसल दे। मेरे कहने का मतलब है, अंग्रेजों ने ये बात महसूस की कि आपके अफसरों के परिवार भी यहाँ उपलब्ध हैं, मतलब यहाँ पर परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं, जो जो वहाँ के अंग्रेजी सेना के बड़े लोग थे और जो वहाँ के अधिकारी थे, उनका परिवार यहाँ रहता था। तो उनको एक दिन ये आया, उनको लगा कि जो स्थिति चल रही है, अगर इस स्थिति में बहुत ज़्यादा दिन तक आप भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। जब उनको यह एहसास हुआ, तो दोस्तों तब उन्होंने रूपरेखा बनाई कि यार इज्जत और अपनी सुरक्षित यहाँ से निकल लो, इज्जत भी बच जाएगी और अपने परिवारों को सुरक्षित निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक हम कब्जा नहीं करके रह सकते हिंदुस्तान के ऊपर। यहाँ की जनता भी विद्रोही हो रही है, खासकर जो ताकत होती है किसी भी राष्ट्र की, उसकी सेनाओं से होती है। और अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे वो बिल्कुल उनके विपरीत होते चले गए। कुछ लोगों ने सेना छोड़ दी, जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जो श्रद्धा थी, वो चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़े और रोजी रोटी के चक्कर में वो बैठे रहे अंग्रेजी सेना में। लेकिन अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो चुका था कि भारतीय सैनिक तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम कमज़ोर पड़ रहे हो। दूसरी तरफ जो आम जनता थी, आम जनता के अंदर भी बहुत आक्रोश था, असहयोग चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन। जब भी कोई बात होती थी लोग सड़कों पर आ जाते थे, हर गलत चीज़ का विरोध करने की अक्षमता बढ़ती जा रही थी लोगों की, और सहनशीलता कम होती जा रही थी। तो ये वो टाइम था जब अंग्रेजों को ये लगा कि नहीं, अब आप ताकत से नहीं कब्जा करके रह सकते भारत के ऊपर, क्योंकि जो आपकी मेन ताकत थी, जो सेनाएं थी अंग्रेजों की, उसमें भारतीय सैनिक उनको श्रद्धा के साथ नहीं देखते थे और वो उनसे
छूट छूट कर बाहर निकल रहे थे, चाहे आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो रहे थे। तो जब उनको ताकत कम दिखाई दी अपनी, तब जाकर उन्होंने आपसी सलाह मशवरा किया और इंग्लैंड में चर्चाएं चली। तब ये तय किया गया कि अब आप बहुत ज़्यादा समय तक भारत के ऊपर कब्जा बनाकर नहीं रख सकते और आपको भारत की जनता को आज़ाद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब ये स्थिति आई, तब जाकर उन्होंने ये तय किया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो पॉलिटिकल लीडर थे उसके, उन लोगों के साथ उन्होंने वार्ताएं की। और आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं फिर माफ़ी चाह रहा हूं दोस्तों, लेकिन जो सच्चाई है वो बदल नहीं सकती। अगर वीर सावरकर अंडमान की जेल में जिस हालत में रखे गए, जितनी उनको यातनाएं दी गई दोस्तों, क्या ऐसी कोई यातना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी नेता को दी गई अंग्रेजों की तरफ से? मेरी आप लोगों, बल्कि मैं आपको अपने रोंगटे दिखाना चाहता हूं कि ये बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों, क्योंकि मैं भारत के उस इम्पोर्टेंट हिस्से में सर्विस कर चुका हूं। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्विस कर चुका हूं। और अगर किसी को वास्तव में अपने जो जो महान हमारे जो आदर्श लोग थे, अगर उनके प्रति श्रद्धा है, तो अपने जीवन में एक बार सेल्युलर जेल जरूर जाइए, अंडमान निकोबार जरूर देखिए। दोस्तों, अंडमान निकोबार में जाकर हर भारतीय का जो सीना है ना, वो चौड़ा भी होता है और उसको बहुत बड़े दुख का भी सामना करना पड़ता है। सीना चौड़ा जब मैं बोलता हूं तो वो तो इसलिए होता है कि वीर सावरकर जैसे व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक अंडमान की जेल में कैद रहे, एक छोटी सी कोठरी में उनको रखा गया, उनको यातनाएं दी गई, उनके हाथ बांध बांध कर उनकी पिटाई की गई, उनको कोई सुरक्षा, कोई मतलब सुविधा नहीं दी गई, खाना पीने का स्तर इतना खराब था, उनके साथ जितना भी कड़वाहट के साथ जो यातनाएं उनको दी जा सकती थी, उनको वो यातनाएं दी गई। ऐसे एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी का मुकाबला या उनकी तुलना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से की जाए, तो मैं तो कहता हूं ये शर्म की बात है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बात को सुनकर मिर्ची लगेगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे, क्या आप ये कह सकते हैं कि उनको वो यात्राएं दी गई या उनको तकलीफ झेलने की स्थिति उनके सामने आई? ये सब मैं कहता हूं कि जो नेहरू जी थे, जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, उनके पिछलग्गू थे। उनके पिछलग्गू इसलिए वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तरफ वीर सावरकर जैसे लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, दूसरे क्रांतिकारी थे या क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले लोग थे, जिनको यातनाएं तक दी गई, उनको बहुत बुरी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ा। और दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के नेता थे, जब वो जेल जाते थे, उनको यहाँ तक सुविधा होती थी कि वो वहाँ किताबें लिख सकें, उनको पेन उपलब्ध कराया जाता था, अखबार उपलब्ध कराए जाते थे, उनको सारी सुविधाएं दी जाती थी। वो जेल में थे, 19 महीने अगर जेल काट ली, लेकिन सुविधाओं के साथ जेल काट ली। उस जेल का वीर दामोदर सावरकर, उनके साथ कोई तुलना बनती है क्या? और अब जब कोई कांग्रेसी या कोई छुट भैया नेता जब ये कहता है ना कि जो दामोदर सावरकर हैं कि वो देशद्रोही थे, या उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, उनको हम स्वतंत्रता सेना नहीं मानते, तो दोस्तों मुझे मेरे अंदर का खून खोल जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि जिन लोगों ने वीर सावरकर के बारे में जाना है, पढ़ा है और उनकी उस कोठरी को देखा है, दोस्तों जब मैं अंडमान में था, मैं और मेरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे बार बार उस कोठरी में जाते थे। और वहाँ पर बैठकर जो एहसास होता था मन को, उस एहसास के बाद जब मैं कभी ऐसी बातें सुनता हूँ ना मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों की, कि वीर सावरकर जो है उनको वीर नहीं कहा जा सकता, वो तो देशद्रोही थे, उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी, ये और वो सब कुछ। अरे आंखें खोलो, दिमाग की बत्ती जलाओ। ये वो वीर सावरकर थे जो इतने सालों तक वहाँ यातनाएं झेली, मार पिटाई झेली, एक कोठरी में बंद रहे। उन्होंने वो सब झेला जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप दुनिया घूमने जाते हो, बहुत सारे दोस्त हमारे स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, दूसरे अच्छे अच्छे कंट्रीज़ घूमने जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ घूमते हैं। घूमना है ना, आप जाइए, यूरोपियन कंट्री भी देखिए, सारे पूरे विश्व का भ्रमण कीजिए। लेकिन अगर आपने हमारे ही देश की धरती अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित
सेल्युलर जेल नहीं देखी, वहाँ के वो टापू नहीं देखे जहाँ पर हमारे क्रांतिकारी वीरों को तड़फाया जाता था, उनको यात्राएं दी जाती थी। तो आपका पूरी दुनिया घूमना बेकार है। अब बुरा मत मानना दोस्त, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। देखिए, जब देशभक्ति नहीं होगी और हम अपने हर्षोल्लास में खोए रहेंगे, घूमने फिरने का शौक भी रखेंगे, लेकिन अपने ही जो क्रांतिकारी वीरों की जो कर्म भूमि रही उसको नहीं देखेंगे, तो ये एक हमारा मतलब अधूरा जीवन है। खैर, मैं थोड़ा भटक गया सब्जेक्ट से। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो लीडर थे वो इन्जॉय किया उन्होंने जेल में। अगर वीर सावरकर को की तुलना की जाए तो उनके जो कंपेरेटिवली, तो मैं कहूँगा उनके तुलनात्मक अध्ययन में तो कहूँगा कि इन्होंने एंजॉय ही किया है। क्योंकि जब किसी कैदी को किताब लिखने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाए, कोई यातनाएं ना दी जाए, सिंपल जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए पूरी सुविधाओं के साथ, तो वो जेल और वीर सावरकर की जेल में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी थे, उनमें मैं कहूँगा कि जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों की क्रांतिकारी विचारधारा से डर कर ही अंग्रेजों ने इतना जल्दी अपने आप को यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए देश को आज़ादी देने का मन बनाया। अदरवाइज आप कितना भी चिल्लाते रहते कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो बोलने से अगर अंग्रेज भारत छोड़ते या चरखा चलाने से अंग्रेज भारत छोड़ते तो बहुत पहले छोड़ दिए होते। तो दोस्तों, अगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है तो वो कराया है हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, हमारे उन क्रांतिकारी वीरों ने खासकर जिन्होंने क्रांति की मशाल जलाई। और मैं जिस मशाल की बात कर रहा हूँ, मैं 1857 के आसपास के दौर की बात करना चाहता हूँ। बड़ा आसान है आज हम लोगों को सारी सुविधाओं के साथ बैठकर बातें करना, लेकिन ज़रा सोचिए, अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने जो शहीद भगत सिंह जी हैं उनका एक फ़ोटो शेयर किया था फेसबुक पर, मुझे मिला कहीं से। दोस्तों, आप देखिए, शहीद भगत सिंह के दोनों हाथ ऊपर बांध कर रखे हैं और एक अंग्रेज शासक उनके नितंबों के ऊपर कोड़े चलाने के लिए तैयार है। उनका जो हाफ पैंट थी, कच्छा कह लीजिए, उसको नीचे कर दिया गया। उनके नितंब बिल्कुल नेक्ड थे, नेकेड मतलब बिल्कुल नंगे थे, और उनके ऊपर चाबुक चलाने के लिए अंग्रेज सैनिक तैयार था। तो दोस्तों, ये आज़ादी इतनी आसानी से मिली है क्या? या सिर्फ चरखा चलाने से मिली है क्या? या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो सिर्फ इस नारे को देने से मिली है क्या? विचार कीजिए। जब मैं 15 अगस्त, 26 जनवरी या बहुत सारे मौक़ों पर बहुत बड़े बड़े समारोह होते हैं, अच्छा लगता है कि हम देश आज़ाद हैं अभी, लेकिन उस समय पर मुझे दुख तब होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ चरखा पार्टी को याद करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जब हम सिर्फ चरखा पार्टी को याद करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली, हमें उनको भी याद करना चाहिए और इतने शिद्दत के साथ याद करना चाहिए कि उनके सामने तो ये कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, जिन्होंने मलाई खाई, जिन्होंने पूरा एंजॉयमेंट किया, वो कुछ भी नहीं थे। क्या ज़रूरत थी, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट थी शहीद भगत सिंह जी के सामने, जो इतनी कम उम्र में उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा के चलते अपने जान की बाजी लगा दी? क्या ज़रूरत थी चंद्रशेखर आज़ाद को कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के साथ जाकर मीटिंग करने की और ये कहने की, देखिए मैं जी बचता बचाता यहाँ आया हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं शहीद भगत सिंह जैसे, उनको आप छुड़वा सकते हैं, आप प्लीज़ उनको छुड़वाइए, अंग्रेजों से आपके अच्छे संबंध हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जब कांग्रेस के उस बड़े नेता से मिलकर, क्योंकि कांग्रेस के उस बड़े नेता ने साफ मना कर दिया, मना क्यों नहीं करेंगे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि कोई क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेगा तो ये पीछे हो जाएंगे, और मलाई खाने के लिए तैयार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हो रहे थे। तो वे क्यों चाहेंगे कि कोई क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति भारत के जो जनता है उसके सिर माथे पर बैठे? यही कारण है कि जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आप समझ भी गए कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के पास जब चंद्रशेखर आज़ाद जी गए और उनसे विनती की कि आप हमारे क्रांतिकारी दोस्तों को छुड़वाइए, आपकी बात मानेंगे अंग्रेज, आपसे उनके अच्छे संबंध हैं, तब उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
उस बड़े नेता ने साफ मना कर दिया, बोलता उन लोगों के बारे में मेरे से बात भी मत करना, वे क्रांतिकारी नहीं, वे आतंकवादी हैं, उन्होंने आतंकवाद मचा रखा है, मैं उनका बिल्कुल फेवर नहीं लूँगा। थक हार कर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से निकल लिए अपनी साइकिल लेकर बेचारे। और ये बदकिस्मती देखिए कि उसी दौरान पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। एक पेड़ की ओड़ लेकर उन्होंने, जो उनके पास एक पिस्टल, पिस्टल तो कहना गलत होगा, रिवॉल्वर थे उस टाइम पर, तो रिवॉल्वर से जो कर सकते थे उन्होंने किया। जो आखिरी गोली बची थी, क्योंकि उनको पता था कि प्रताड़ना और यातना बहुत गंभीर चीज़ है। उनको पता था कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो भी मैं अपने देश के जो क्रांतिकारी वीर हैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। देखिए दोस्तों, आज के माहौल में भी जब हम देखते हैं कि किसी कोई बहुत बड़ा गुंडा, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश का, आजकल का उदाहरण देना चाहता हूँ, ये थोड़ा अलग बात मैं करने लगा, लेकिन ज़रूरी है बात करना। हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से यानी उत्तर प्रदेश राज्य में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर लूट मार, हत्या, अपहरण ये सब चल रहे थे काफ़ी सालों से। लेकिन जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, इन्होंने इस पर लगाम लगाई और स्थिति ऐसी हो गई कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को बड़े बदमाश मानते थे, कई बार गले में तख्ती लटका लटका कर, यस, अपने गले में तख्ती लटका लटका कर अपना नाम लिखकर माफ़ी मांगते हुए, उसके अंदर हाथ ऊपर करते हुए अपने किसी दूसरे साथी या अपने परिवार के मेंबर को मोबाइल देकर कि आप मेरी वीडियो लेते रहना, कभी मुझे गोली मार दें। और वो थानों में पहुंचते हैं, जो अपने आप को बड़े 30 मार का मानते थे कुछ अपराधी, और थाने में पहुंचते हैं और एसएचओ को रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि साहब मुझे गोली मत मारना, मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि मैंने एक मर्डर किया हुआ है, आप मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं पकड़ा नहीं गया, लेकिन मेरा नाम ये है, मैं तो मर्डर किया हुआ है, मैं तो हत्यारा हूँ। या कोई बोलता है कि मैं तो जी वो बलात्कार का एक आरोप है मेरे ऊपर और वो सच है, मैं अपना इनकाउंटर होते नहीं चाहता कि मेरा इनकाउंटर हो, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो ये स्थिति आई, अब ये स्थिति है। लेकिन मैं अगर पुरानी बात में जाऊं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब डर लगता है ना तो सब भूल जाता है आदमी, उसकी जो चीज़ें हैं ना, सब कुछ आदमी फिर यही सोचता है कि यार किसी तरह जान बची तो लाखों पाए। तो यहाँ मैं ये बात इसलिए बीच में जोड़ी कि आज जिस तरह पुलिस के डर की वजह से जो अपहरण और बलात्कार और हत्याओं के बड़े बड़े बदमाश हैं, वो भी अपने आप को पुलिस के आगे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए, उनको ये डर है अगर उनको पकड़ लिया बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के या कुछ, उनके साथ फिर यातनाएं दी जाएंगी, उनको इतना तंग किया जाएगा, मार पीट होगी उनके साथ, तोड़ा फोड़ा जाएगा, और हो सकता है बाद में ये सीधी सी बात है कि भैया पिस्टल छीन कर भाग रहा था और एनकाउंटर में गोली भी मारी जा सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, बदमाश आगे आ रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तो इसी बात को मैं इस पूरी वीडियो में इसलिए जोड़ा है इस बात को, क्योंकि उस टाइम पर जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये देखा कि तुम घिर चुके हो, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी पक्का, पुलिस की संख्या बहुत ज़्यादा है, आपके पास असला भी नहीं बचा, आपके पास जो गोलियां थी वो ख़त्म होने वाली हैं, और अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, चंद्रशेखर जी आज़ाद ने सोचा कि अगर इस पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मुझे इतनी यातनाएं दी जाएंगी, मुझे इतना परेशान किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तोड़ा जाएगा मुझे, कि हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे क्रांतिकारी भाइयों के बारे में मैं कोई जानकारी सरकार को दूं या पुलिस को दूं, लेकिन मार बहुत बुरी चीज़ है, यातनाएं बहुत बुरी चीज़ है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है मैं इस दुर्गति में पड़कर कहीं ऐसा ना हो, कमज़ोर पड़ जाऊं और अपने क्रांतिकारी दोस्तों के बारे में जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो गुप्त सूचनाएं हैं, मेरे मुंह से निकल जाए। तो अपने क्रांतिकारी दोस्तों को बचाने के लिए और अल्टीमेटली अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, क्योंकि क्रांतिकारी दोस्त बचेंगे तो उनको ये लगता था कि आगे बढ़ेंगे और देश को आज़ादी की तरफ लेकर जाएंगे। तो तब उन्होंने एक गोली उनके पास बची और आज़ाद जी ने उस गोली को अपने कनपट्टी पर रखकर गोली मार ली। तो आप सोचिए, इसकी गंभीरता भी महसूस कीजिए। एक इंसान जो अपने क्रांतिकारी दोस्तों को छुड़ाने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के घर पर जाता है इलाहाबाद में और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप उनको कोशिश करके छुड़वा दीजिए या उनके साथ नरमी करवाइए, वे देश के सपूत हैं,
वो वो तरीका आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। आप अहिंसा के को मानते हैं, हम सोचते हैं कि बिना क्रांति के कुछ होगा नहीं। तो इसके बावजूद भी हम दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो आप उनको छुड़वा दीजिए। आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपका प्रभाव है अंग्रेजों के ऊपर। ये सारी बातें सुनकर भी उस कांग्रेसी नेता के घर से उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। अब कैसे पुलिस को पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी यहाँ से निकले हैं, या उनको कहाँ घेरा जा सकता है, कहाँ नहीं, कैसे पता चला, कैसे नहीं, ये कोई तथ्य बिल्कुल लिखे हुए तो हमारे सामने नहीं है, बट अंदाजे बहुत ज़्यादा लगाए गए। और लोग बोलते हैं कि उसी नेता ने मुखबरी की थी चंद्रशेखर आज़ाद की, पुलिस को बताया कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद मेरे घर से निकला है अभी, और आप इसको जो करना आप कर लीजिए। दोस्तों, दुख होता है सोचकर, गुस्सा भी आता है, लेकिन सच्चाई यही है कि उन क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए, उन बलिदानों को हम छोटा कर कर आंकने लगे, और उन बलिदानों को भूल ही रहे हैं लगभग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो उसके बाद तो कम से कम हमारी सरकार को ये ध्यान में लाना चाहिए था कि जो क्रांतिकारी लोग थे हमारे, वो भी हमारे शहीद का दर्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो जिन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने परिवार दांव पर लगा दिए, अपना सारा जवानी दांव पर लगा दी, कुछ लोगों ने फंदे, फांसी के फंदे चूम चूम कर अपने आप को स्वर्ग में भिजवा दिया, अपने आप को अपने देश के प्रति समर्पित कर दिया। कुछ लोग यहाँ से दूसरे देशों की सीमाएं पार कर करके बदला लेने के लिए पिस्टल किताबों में रख रख कर और दूसरे देशों में जाकर भी अंग्रेज़ों की हत्याएं करी, बदले लिए अपने देश के लिए। जलियांवाला बाग जैसी एक हत्याकांड कराने वाले लोगों को सबक सिखाया। तो ऐसे क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या आज की जो सरकार है या कांग्रेस के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद की जो सरकारें हैं, क्या कभी किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ या इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस की गई कि इन क्रांतिकारी वीरों के परिवारों को हम सम्मान दें, और ऐसा सम्मान दें, हमें उनके जो हमारे साहित्य है उनमें उनको शहीद का दर्जा दें। अपने जो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट है, जो सरकारी कागजात हैं, जो गजट है, उसमें शहीद का दर्जा दें। तो जब देश आज़ाद हो गया, फिर किस बात से डरते थे तुम? आज तक सरकारें किस वजह से उनको शहीदों का दर्जा नहीं दे पाई? जो हमारे क्रांतिकारी वीर अपने पूरे परिवार को छोड़कर चले गए, कम उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में डाल लिया, ऐसे ऐसे लोगों को हम शहीद का दर्जा भी नहीं दे सकते, तो लानत है हमारे आज़ाद होने के ऊपर। तो दोस्तों, इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता जो मलाई खाने के लिए इच्छुक थे, जिनको लगता था कि श्रेय हमें मिले, अगर हमें श्रेय तभी मिल सकता है जब क्रांतिकारी लोग पीछे से हट जाएं। अगर वो भी रहेंगे तो जनता उनके साथ हो जाएगी और आपको कोई पूछेगा नहीं। यही कारण है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से भागकर जर्मनी और जापान जाकर उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और बहुत सारे दोस्त उनको मिले, शाहनवाज जैसे बहादुर लोग उनके कमांडर बने। और दोस्तों, जो वो कर सकते थे उन्होंने उसे करने की भरपूर कोशिश की। और इस कोशिश की जब मैं बात करता हूँ, आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि एक अकेला इंसान जब हिंदुस्तान को छोड़कर गया, तब वो अकेला था। विदेश की धरती पर जाकर उन्होंने कुछ, आप एक बात और भी है ना, आप सोचिए कि अगर हमारे ही देश के प्रधानमंत्री से कोई आम आदमी मिलना चाहे दूसरे देश से आके, तो क्या प्रधानमंत्री मिलेंगे क्या, या कोई बड़ा नेता मिलेगा क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया था, जेल मतलब नज़रबंद कर दिया गया था, जेल नहीं कह सकते, ऐसा व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश पहुंचा, और जर्मनी के शासक जो उस टाइम पर धाकड़ शासक था, जो तानाशाह बोलते हैं, ऑटोक्रेट था जो हिटलर, उससे मिले, उसने उन्हें मदद का भरोसा दिया, जापान ने मदद का भरोसा दिया, और ये सबका ये फल मिला कि उन्हें एक बहुत बड़ी सेना उन्होंने इकट्ठी कर ली, और वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जब ये लड़ाई चल रही थी बर्मा के फ्रंट पर और नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट पर भी, तो दोस्तों, ये बदकिस्मती ही कही है कि हमारी आज़ाद हिंद फौज सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। ऊंचा होगा क्यों नहीं, क्योंकि जिस इंसान के छत्र के नीचे यानी सुभाष चंद्र बोस के संरक्षण में वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर
बहुत हाई थी, मोटिवेशन बहुत हाई था। तो जब कमांडर का मोटिवेशन हाई होता है तो नेचुरली जो सैनिक हैं उनका भी मोटिवेशन हाई रहेगा। तो दोस्तों हमारे जो हमने देखा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी जब बर्मा के बॉर्डर पर लड़ रही थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक झूठ फैलाया गया। झूठ मैं इसलिए बोलूँगा कि आज तक भी इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मारे गए थे। ये एक साजिश थी। ये बहुत बार बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं इस बात के कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान धमाके में नहीं मारे गए थे, नहीं शहीद हुए थे। वो एक चाल थी। लेकिन जो भी हो, ये चाल चलकर एक बात फैलाई गई कि आज़ाद हिंद फौज का जो सबसे बड़ा इंसान है, कमांडर है, जो उनका सर्वे सर्वा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो विमान हादसे में मारे गए। तो आप देखिए, संख्या बल में हमारे आज़ाद हिंद फौज कम थी, कम लोग थे। हथियार भी उतने सुसज्जित नहीं थी हमारी सेनाएं, हथियार भी कम थे, मॉडर्न वेपन नहीं थे। अपने संसाधन और भी कम थे। जो वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होती है सारी सुविधाओं वाली, वो भी नहीं थी। ऊपर से उनका जो सर्वे सर्वा था, जिन्होंने उसको मोटिवेशन दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर उन्हीं के बारे में पता चले कि उनको विमान हादसे में वीरगति प्राप्त हुई, तो मनोबल टूटना नॉर्मल है, सामान्य सी बात है। तो हमारी सेना यानी आज़ाद हिंद सेना का मनोबल टूट गया। और जब वो नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट पर लड़ रही थी या फिर बर्मा के फ्रंट पर लड़ रही थी, सच्चाई ये भी है कि हमारे पास संसाधनों की कमी की वजह से मतलब हमारी सेनाओं को नुकसान ज़्यादा हो रहा था। लेकिन ऊपर से सबसे बड़ा नुकसान था मनोबल का टूटना। और उस मनोबल के टूटने की वजह से ही जो आज़ाद हिंद सेना के का जो ताकत थी वो आधी हो गई। और अंततः ब्रिटिश सेनाओं ने उनको घेर लिया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनके ऊपर मुकदमे चले, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला, रेड फोर्ट में उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जो असली सपूत थे भारत के, जो जानते थे कि बिना अंग्रेज़ों को तंग किए अंग्रेज़ यहाँ से भागने वाले नहीं हैं, बिना क्रांतिकारियों के काम किए ये देश आज़ाद नहीं हो सकता, ऐसी विचारधारा के व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वे सर्वा जो नेता रहे, उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अलग प्लान बनाकर देश को आज़ाद कराने की बात की। तो जो गरम दल के नेता थे उनको अलग किया और जो नरमपंथी थे, सुभाष चंद्र बोस तो चले ही गए थे बेचारे, उनको के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो मतलब उस टाइम पर विमान हादसे में तो नहीं मारे गए थे, लेकिन वो गुप्त जीवन उन्होंने बेचारों ने अपना अज्ञातवास काटा। और बहुत सारी कहानी आई सुनने में कि वो यूपी के किसी शहर में रहते थे, मंदिर में रहते थे, स्वामी जी के वेश में रहते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई इसके लिए पक्के प्रमाण नहीं है। बहुत सारे कमीशन बैठाए गए और ये कमीशन भी सिर्फ भारत की जनता के दबाव में बैठाए गए, नहीं तो कोई नहीं चाहता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का व्यक्ति कि उनकी मौत की सच्चाई पता चले लोगों को। और दोस्तों मैं फिर उसी बात पर आना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता या ऐसे व्यक्ति किसी भी देश की धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते। सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति किस्मत वाले देशों को मिलते हैं। जो लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके, ये उनका सौभाग्य था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़कर विदेश की धरती पर जाकर एक इतनी बड़ी सेना का गठन किया और देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, ऐसे व्यक्ति को हम उसका सम्मान नहीं दे पाए। देश की आज़ादी के इतने सालों बाद तक भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिस सम्मान के योग्य वे हैं, वो सम्मान आज तक नहीं दे पाए। उनकी विधवा, उनकी जो विदेशी पत्नी थी, उनको एक बेटी है, क्या हमारा ये हक नहीं बनता था या फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उनको सम्मान यदि दिया जाए? वो हिंदुस्तान में आने के लिए इच्छुक थी, लेकिन उनको हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया गया, आने नहीं दिया गया। खैर, मैं इस मुद्दे पर बोलूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे भी ये वीडियो आज बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं अपना दिल खोलकर आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी चाहिए। कुछ कमी है तो भी बताइए, अच्छी लगे तो भी बताइए। और एक आपसे मेरी और रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो के बीच में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं अपने विचार
आपके सामने रखता हूँ जब भी किसी वीडियो को लेकर आता हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होती है आपसे कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो के जो कंटेंट्स हैं, जो उसके अंदर चीज़ें हैं, उनके बारे में महसूस कीजिए। अगर वे गलत हैं तो उनके बारे में गलत बताकर टिप्पणी कीजिए, अच्छी हैं तो मेरा हौसला बढ़ाइए, और मेरे चैनल को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब कर सकें, मेरे लिए अच्छा होगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो उसके नीचे एक रेड कलर का बटन होता है जो सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसको प्लीज़ दबा लीजिए। ऐसा करने से आप मेरी वीडियो को के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। इसमें आपका कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, आपको कुछ देना नहीं है, ये फ्री सर्विस होती है यूट्यूब की तरफ से। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उनको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइबर भी बन जाइएगा। यहाँ मैं फिर अपनी बात पर वापस आता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की वो विधवा बिचारी विदेश में जो साड़ी पहनती थी, सब कुछ उसको संस्कारी मानकर चलना चाहिए, तो उसको हमने वो इज्जत नहीं दी। और उनको क्या नहीं इज्जत दी, हमने इज्जत दी किसको? क्रांतिकारी विचारधारा के किस व्यक्ति को हमने इज्जत दी? किसी को नहीं दी। आज भी ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हमारे क्रांतिकारी वीरों के लिए हमारे समाज में जो जोश है, उनके बारे में जो सोचते हैं, लेकिन हमारे जो साहित्य हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड हैं, उनमें उनको सम्मान नहीं दिया गया। कौन नहीं जानता कि सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, बटुकेश्वर दत्त हुए, और हमारे शहीद भगत सिंह हुए, वगैरह वगैरह, जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर हैं, ये आज भी आतंकवादियों की तरह देखे जाते हैं। हमारे साहित्य में कहीं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, सरकारी रिकॉर्ड में उनको जो शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं दिया गया। और शहीद का दर्जा कैसे दे देंगे यार? मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। और हम सबको मालूम है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी लापता हुए, उसके बाद, देश आज़ाद होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिर वापस जाऊँगा आपके पास देश आज़ादी के टाइम के लिए, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार की सन 67-68 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे सर्वेसर्वा जिन्होंने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठकर मलाई खाई है, जो प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर आगे तक, सन 67 तक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंधी और रिश्तेदारों की इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जासूसी कराई जाती रही है। दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो सरकार के अधीन होती है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का अंदरूनी मामले देखने का अधिकार होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को सरकार ने आदेश दिया हुआ था कि आप जो जो कोलकाता और दूसरे हिस्सों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो रिश्तेदार रहते हैं, उनके ऊपर नज़र रखिए, और हम ये पता करना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आखिर हैं कहाँ, वो जिंदा है या नहीं है, और अगर हैं तो उनसे संबंधित कोई पत्राचार आता है, कोई लेटर आता है, तो उसको आप देखिए, उसको पढ़िए। आपको ताज्जुब होगा कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार के पास जहाँ से भी कोई पत्र आते थे, उनको पहले खोलकर पढ़ा जाता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको पढ़ती थी और उसके बाद उनके पास पहुँचाया जाता था। वो इसलिए ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि वो जिंदा है या उनकी मृत्यु हो चुके, और अगर जिंदा है तो कहाँ है, ताकि उनको पकड़कर, सॉरी दोस्तों, आप सबको मालूम है, ये सच्चाई है कि देश जब आज़ाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने बड़े प्यार से लॉर्ड माउंटबेटन और उनके सर्वेसर्वा जो इंग्लैंड में बैठे थे, उनके साथ संधि की थी। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा पकड़ लिए जाते तो वो हमारे देश में इज्जत के साथ उनको रखा जा सकता था? नहीं रखा जा सकता था दोस्तों। उनका सम्मान मिट्टी में मिलाया जाता अगर वो पकड़े जाते तो। और यही कुछ कारण है कि अगर हमारे आदरणीय जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, अगर वो जिंदा रहे भी थे जैसा मानकर चला जा रहा है, तो दोस्तों वो सामने नहीं आए, तो छिप कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश की जो हवा थी वो बदल चुकी थी। नेता सब कांग्रेस के लोग थे। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सामने आ जाते, उनको पकड़ लिया जाता, उसके बाद उनके साथ क्या किया जाता, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि 1967-68 तक जिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए आप लोगों ने, यानी मैं बात कर रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों की, 1967 और 68 तक जिन लोगों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए जासूसी कराई हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है?
तो हमारे जो जो असली हीरो थे उनके साथ नरमपंथियों का, विशेषकर नेहरू परिवार और इनकी चौकड़ी का ये बर्ताव रहा है। सन 67 देश आज़ाद हुआ 47 में। तो दोस्तों, फिर हम कैसे ये उम्मीद करें? उम्मीद होनी चाहिए, और बल्कि अब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के सेंटर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है दोस्तों। जो असंभव काम लगते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो संख्या बल चाहिए, इसमें राज्यसभा लोकसभा में संख्या बल चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास और एनडी के पास तो संख्या बल नहीं है, वगैरह वगैरह। जो इम्पॉसिबल लगती थी चीज़ें, उनके सामने से इम हटा दिया वर्तमान सरकार ने और पॉसिबल बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो नहीं हुआ अच्छा काम, वो अभी होना चाहिए। कुछ काम हो चुके, कुछ और आगे होने चाहिए। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो किए गए काम हैं उन पर मिट्टी डलवाना चाहता हूं दोस्तों। उन पर मिट्टी डालकर कम से कम हमारे क्रांतिकारी वीरों, जितने हमारे शहीद हुए हैं, जिनको हम वास्तव में शहीद मानना चाहिए, उनको सरकारी रिकॉर्ड में भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए दोस्तों। चाहे शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, खुदीराम बोस हो, इनको, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, हमने उनको क्या दिया, उनके परिवार वालों को क्या दिया? सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए भाइयों। समझो, सोचो, बल्कि अपने अपने स्तर से फेसबुक के जरिए अलग अलग माध्यमों से सरकार से विनती करें चलो कि कम से कम अब तो इस भूल को सुधार लिया जाए, क्योंकि वे हकदार हैं, उनके परिवार हकदार हैं, इज्जत के लिए हकदार हैं वो। आपने, हमने सबने मिलकर क्रांतिकारियों के परिवारों को कुछ नहीं दिया दोस्तों। उनका जो वास्तविक सम्मान था वो हमने उनको नहीं दिया। हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए, उनके परिवारों को सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही साथ साहित्यकारों को भी इतनी अक्ल होनी चाहिए थी, और अगर वो नहीं भी आई किसी दूसरे के प्रति जो उनकी आस्था थी ये उसके चलते, तो कम से कम भारत सरकार को, हमारे क्रांतिकारी वीरों को इज्जत के साथ सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी दस्तावेजों में शहीद का दर्जा देना चाहिए। ये एक बात हुई दोस्तों। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात जब हमने ये वीडियो हमने शुरू करी, तो मैं कहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ, उसको आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बिल्कुल कुछ, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। उन्होंने भी अपने स्तर से और अपनी नीति के चलते जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन जो कर सकते थे उन्होंने किया। पर जो लोग बहुत कुछ किया, जिन लोगों ने बहुत कुछ किया, यातनाएं सही, तकलीफें सही, ताकि देश आज़ाद हो जाए, उनके योगदान को भुला बैठे कांग्रेसी। ये नहीं होना चाहिए था। और मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर देश के बंटवारे की भी बात करें तो यहाँ ये वो बिल्कुल सही समय है। वीडियो चाहे आज जितनी भी लंबी हो जाए, मैं अपने दिल की बात आपके साथ खुलकर करना चाहता हूँ। और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मत सोचिए कि आपका डाटा कितना जाएगा, इंटरनेट कितना यूज़ होगा। अगर हो सके तो मेरी पूरी वीडियो को शांति के साथ बैठ कर देखें जब भी आपके पास समय हो। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीति थी वो अहिंसावादी थी। उनका ये कहना था कि अगर कोई एक गाल पर आपके थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो शासक अंग्रेज थे हमारे, जिन्होंने हमारे ऊपर बलपूर्वक शासन किया, दमनकारी नीतियाँ थी, क्या वो एक गाल पर थप्पड़ मारने के बाद जब हम उनकी तरफ दूसरा गाल करेंगे तो उस पर थप्पड़ नहीं मारेंगे? और थप्पड़ मारेंगे तो फिर हम अपने आप को क्या सम्मानित महसूस करेंगे? तो ये नीतियाँ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब वो दिन आया जब देश का बंटवारा होने वाला था, बल्कि बंटवारे के बारे में मैं थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूँगा। जब देश के एक महान नेता, जिसको महान माना जाता है, हमारे महात्मा गांधी, जिनको महात्मा की पदवी दी गई थी, हालांकि महात्मा की पदवी कोई सरकारी दस्तावेजों में कहीं आज तक नहीं लिखी हुई है कि महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की पदवी दी गई थी, ये कहीं सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। अगर हमारे क्रांतिकारी वीरों के लिए सरकारी रिकॉर्ड में शहीद का दर्जा नहीं है, तो महात्मा गांधी के लिए भी किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में महात्मा की उपाधि नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन चलो, मैं इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। आज मैं आक्रोशित हूँ क्योंकि मैं क्रांतिकारी वीरों के
सम्मान न मिलने की वजह से आक्रोशित हुआ। अदरवाइज महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस के अलावा, जो सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेसी थे, वो अलग बात है कि जब उनको एहसास हो गया उन्होंने उस विचारधारा का त्याग कर दिया, अहिंसा का। लेकिन जो दूसरे नेता थे मैं उन सबका सम्मान करता हूँ, उन्होंने भी अपने स्तर पर जो कर सकते थे किए। उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो सारी चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता ने वो समय भी देखा जब हिंदुस्तान की जो मुख्य पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने उसमें एक बहुत बड़े नेता यानी महात्मा गांधी के मुंह से ये कहलवाया कि आप चिंता ना करें, आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हो, चाहे लाहौर में रहते हो या बंगाल में रहते हो या उत्तर प्रदेश में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि लोगों के मन में ये संशय था कि कहीं देश का बंटवारा तो नहीं करेंगे ये लोग कांग्रेसी। लेकिन महात्मा गांधी ने बाकायदा ये जोर देकर कहा कि देश का बंटवारा नहीं होगा, आप हिंदुस्तान के जिस हिस्से में रहते हैं अपने काम धंधे करते रहिए, अपने परिवार को पालते रहिए, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा। और अगर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो मेरी लाश के ऊपर को होगा, यहां तक बात कही थी। महात्मा गांधी ने यहां तक विश्वास दिलाया था लाहौर में बसे हिंदुओं और सिखों को और बंगाल में बसे मुसलमानों को, सबको, पूरे देश को, जो हिंदुस्तान के देश की जनता थी, उन सबको ये विश्वास दिलाया था कि देश का बंटवारा नहीं हो सकता। आप जहां जहां हैं, जहां जहां आप अपना काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, देश का बंटवारा नहीं होगा, आप जहां हैं वहीं रहेंगे, हमारा देश एक है, बस अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाएगी और हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब महात्मा गांधी जैसा बड़ा नेता पूरी जनता को यह विश्वास दिलाता है कि आज़ादी ही हमारा लक्ष्य है लेकिन देश का बंटवारा नहीं होगा, तो फिर लाहौर, फैसलाबाद जैसे जगहों पर जो हिंदू और सिख रह रहे थे, उनके मन में विश्वास हो गया कि देश का बंटवारा नहीं होगा, हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, हम भी अपनी जगह पर जहाँ है खेती बाड़ी करते रहेंगे और अपने बच्चों को जो पालने हैं, जो हमारा परिवार चला रहे हैं, हम चलाते रहेंगे। तो ये विश्वास पैदा किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन स्थितियां बदली और वो दिन हमने देखा कि जब लॉर्ड माउंटबेटन को अंग्रेज सरकार ने हिंदुस्तान में ये जिम्मेदारी देते हुए भेजा कि आप देश का बंटवारा कीजिए और जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो स्मूथली हो, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब देश के एक बड़े नेता ने विश्वास दिला दिया था जनता को, भारत की जनता को, कि देश का बंटवारा नहीं होगा, तो फिर देश के बंटवारे की बात मानी क्यों? क्योंकि उनके इस विश्वास दिलाने से कितना बड़ा नुकसान हमारे हिंदुस्तानी जनता और खासकर महिलाओं ने झेला है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कोरोना काल का। अचानक पूरी दुनिया में एक दहशत फैल गई कोरोना की वजह से, जो चाइना से स्टार्ट हुई थी। बड़े बड़े देश, जो प्रतिभाशाली देश थे, जो संपन्न थे, जो विकसित थे, उन लोगों ने हथियार डालने शुरू कर दिए। लेकिन जब हिंदुस्तान की धरती पर कोरोना के जो केस मिलने शुरू हुए, तो हमारी वर्तमान सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत ही ठोस और बहुत ही मजबूत कदम लिया और सही समय पर लिया। उन्होंने पहले एक दिन का लॉकडाउन किया, उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। मैं दिल खोलकर बोलता हूँ, छाती ठोक कर बोलता हूँ दोस्तों, कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कट्टर समर्थक हूँ। लोग मुझे गाली देते रहें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह है वो इंसान है जो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, सिर्फ देश और देश की जनता के बारे में सोचता है, देश के सम्मान के बारे में सोचता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं कट्टर समर्थक हूँ। लोग मुझे भक्त कहें या कुछ कहें, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी नीतियाँ अच्छी हैं, उनकी सोच अच्छी है, वो स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ है, और दूसरे दलों के नेता या दूसरे नेताओं की तरह अपना घर नहीं भर रहे हैं, वो अपनी संपत्ति नहीं बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब कुछ कहा जाता है तो भारत की जनता सुनती है दोस्तों, मानती भी है जहाँ तक संभव हो सके। तो मैं यह बात यहाँ पर इसलिए मेंशन की कि जब कोरोना की मुसीबत को बिल्कुल सामने खड़ा देखकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन, पहले एक दिन का, उसके बाद लंबा लॉकडाउन, कदम बहुत अच्छा था, यह होना भी ज़रूरी था।
लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि नरेंद्र मोदी जी, उनके पास हजार काम है, हजार तरह की उनको सोचना पड़ता है, नीतियाँ बनानी होती है। भले ही उनके पीएमओ में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसमें बहुत सारे सीनियर और सुलझे हुए नेता भी बैठे हैं, प्लस उनके जो अधिकारी बैठे हैं, थिंक टैंक कह सकते हैं आप। लेकिन गलती किससे नहीं होती? चूक, गलती नहीं कह सकता, चूक। मैं मानता हूं, जैसा मैंने अभी सबमिशन था मेरा, कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक हूं। लेकिन अगर बाप से भी कोई गलती होती है ना, तो बेटे उनका साथ तो देते हैं, उस तकलीफ से निकलने की कोशिश भी करते हैं, बाप को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बाद में बैठकर जरूर सलाह मशवरा करते थे कि पापा शायद हम अगर इस काम को ऐसे ना करते तो और भी अच्छा होता। तो बिल्कुल उस नीति और नीयत के साथ मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि मैं कितना बड़ा कट्टर समर्थक हूं चाहे नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन मोदी जी सरकार से भी एक छोटी सी चूक हुई, गलती नहीं कहेंगे, छोटी सी चूक हुई। ये चूक अकेले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी। मेरा ये मानना है कि ये चूक एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एक सबकी साझी चूक थी। अंदाजा ठीक से नहीं लगा पाए। अगर हमें लॉकडाउन करना था तो एटलीस्ट हमें कम से कम 5-7 दिन जनता के को देने चाहिए थे, ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों, किसी दूसरे हिस्से के हों, पंजाब में हैं या महाराष्ट्र में हैं, उनको 5-7-10 दिन का टाइम दे दिया जाता कि भाई हम लॉकडाउन अनाउंस करेंगे और ये ट्रेन, ये गाड़ियाँ, ये बसें सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हैं, या उन लोगों के लिए जो बेचारे अपने परिवार को पालने के लिए अपने असली परिवार को छोड़कर, अपने गांव देहात को छोड़कर दूर दूर आकर नौकरी कर रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी अपने परिवार के साथ वापस चला जाइए। अगर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन उनको दे दिया जाता, तब तक बाकी और काम किए जाते, तो इन 5-7-10 दिनों में जो माइग्रेंट वर्कर्स थे या दूसरे लोग जो दूसरी जगह पर फंसे हुए थे, वे सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके होते। तो उसके 2-3 फायदे होते दोस्तों। पहला फायदा यह होता कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को जो अपने संसाधन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, उन माइग्रेंट वर्कर्स को उनकी जो नेसेसिटी पूरी करने के लिए, जो उनकी ज़रूरत थी, ज़रूरी चीज़ें थी, उनको पूरा करने के लिए, चाहे वो खाने की थी, पानी की थी, दूध की थी, बिस्किट की थी, किसी भी तरह की, तो भारत की जो विभिन्न सरकारें हैं, विभिन्न राज्य हैं या केंद्र सरकार है, उसके ऊपर वो वजन कम होता, वो भार कम पड़ता, और वे लोग वहाँ से निकल निकल कर अपने अपने गांव, अपने घर में पहुँच चुके होते, अपने परिवार के बीच होते। और अभी जब 3-4 महीने के बाद कोरोना का थोड़ा कंट्रोल होता, और देखो 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 दोस्तों, जो देश का विकास होता है ना, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग और जो थिंक टैंक है, सिर्फ उनकी वजह से नहीं होता। किसी भी देश के विकास में वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जो वहाँ के आम मजदूर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। यह सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हमारे देश में जब 3-4 महीने के बाद अब जब नॉर्मल होगा, तो जो विकास के काम है, चाहे वो पुल बनने थे, एक्सप्रेसवे बनने थे, बिल्डिंगें बननी थी, बड़े बड़े काम होने थे, तो उसमें मजदूरों की ज़रूरत होती है। तो अभी तक वे अपने परिवार में रह रहकर संतुष्ट होकर काम पर वापस जाने की स्थिति में होते। लेकिन हुआ क्या कि थिंक टैंक की थोड़े से सही अंदाजा ना लगा पाने की वजह से सरकार ने अनाउंस कर दिया लॉकडाउन, और जो जहां था जैसा था वहीं फंस गया। इसमें माइग्रेंट वर्कर्स भी थे। उन लोगों के मन में गलत भावनाएं भी आई, क्योंकि सरकार कितना भी चाहे, लेकिन जो नॉर्मल सी के टाइम की सुविधाएं हैं वो नहीं दे सकती। तो उन लोगों को तकलीफ हुई, तो उन लोगों के मन में भी एक गलत भावना आई, और 1.5-2-3 महीने के बाद वे आखिर में खुद ही सड़कों पर निकल गए। इसमें बीच में कुछ सरकारों की भी गलती रही, कुछ झूठे अनाउंसमेंट हुए कि उत्तर प्रदेश, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, रात को अनाउंसमेंट किया, लोग वहाँ से थके हुए थे, लोग बेचारे रात रात में निकल कर यूपी के बॉर्डर पर पहुँच गए। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी हुई घटनाएं। लेकिन ये तो एक छुटपुट घटना थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर माइग्रेंट वर्कर्स, चाहे वो बांद्रा का जो रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहाँ पर, मुंबई में, या दूसरी जगह पर, आपने देखा कि बहुत लंबे लंबे समय तक लोग सड़कों पर उतर गए। लोग साइकिलों पर कई सौ किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घरों पर गए, पैदल चले, ठेले पर चले,
किसी ने किसी की साइकिल चुराई, यस, एक इंसान जो एक नोट छोड़ कर गया था कि भाई माफ़ करना, मैं आपकी साइकिल चुरा कर ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो अपने परिवार को, अपनी धर्मपत्नी को, जैसे भी वो अपने परिवार तक पहुंचा। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने इस वीडियो के जरिए कि दोस्तों, थिंक टैंक की छोटी सी, मतलब अंडर एस्टिमेट किया समस्या को। उन्होंने नहीं सोचा था कि माइग्रेंट वर्कर्स इतने होंगे, इतने फंसे रहेंगे। अगर ये थिंक टैंक 7 8 10 दिन का टाइम दे देता, नरेंद्र मोदी जी अकॉर्डिंगली अनाउंस करते को लॉकडाउन, तो वे लोग अपने अपने घर पहुंच चुके होते और अभी 3 4 महीने रहने के बाद जब दोबारा काम पर लौटने का टाइम था तो वे खुशी खुशी आते, तो देश के विकास में भी वो भागीदार बनते और साथ ही साथ उनकी जो तकलीफ है वो भी कम होती और भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकारों की भी जो समस्या ही थी उनको संभालने में वो भी कम होती। ऐसे टाइम पर नए नए चेहरे भी उभर कर आए सामने। देखिए दोस्तों, मैं जिस चेहरे की बात कर रहा हूँ, आप दोस्तों आज वीडियो लंबी हो जाए, आप इस बात से नाराज़ नहीं होंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बिल्कुल इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ, अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आप चाहे एक बार में मेरी वीडियो ना भी देखें, 10 बार में देखें, थोड़ी थोड़ी देखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विचार ज़रूर सुनें और अच्छे ना लगे तो कमेंट्स कीजिए प्लीज़, अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने विचार जरूर बताइए दोस्तों। ये मोनोलॉग नहीं है, ये डायलॉग है। डायलॉग मतलब जब दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होता है, उसके बारे में बोलते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबने अपने अपने बलबूते पर बहुत कोशिश की, माइग्रेंट वर्कर्स का साथ देने की भी पूरा भरसक प्रयास किए। लेकिन इतने बड़े स्तर पर माइग्रेंट वर्कर थे, इतने बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूर थे जो सड़कों पर निकल गए, न खाने को न। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। अगर किसी के यहाँ बारात आई और उसमें 500 आदमी हैं, क्योंकि 500 आदमी होना नॉर्मल बात है, आजकल देखने में आया था, अभी तो कोरोना काल में चलो लिमिटेशन लगा दी। 500 लोगों के लिए अगर पता चले 8 7 8 घंटे या 4 घंटे के लिए कोई टॉयलेट नहीं है या टॉयलेट खराब हो गया, तो क्या स्थिति होगी दोस्तों? उस बारात घर की क्या स्थिति होगी, या उन आसपास की क्या स्थिति होगी, सड़कों की क्या स्थिति होगी? और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 500 पीपल, 500 लोगों से की बात कर रहा हूं मैं। तो आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि जब हजारों हजारों माइग्रेंट वर्कर्स अपने बच्चों के साथ सड़कों पर निकलेंगे बिना किसी संसाधन के, और वो पैदल ही जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, कई हजार किलोमीटर तक की दूरी तय करने के इरादे से निकलेंगे, तो क्या उनके लिए कोई मोबाइल टॉयलेट है? क्या उनके जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये तो नेसेसिटी है, इंसान को अपने रूटीन भी करने हैं, पैदल चलते चलते थकेंगे भी लोग, खाना भी खाएंगे, खाना खाएंगे तो उनको सोच की भी ज़रूरत पड़ेगी, पेशाब जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे उन लोगों ने वो समय झेला होगा, भोगा होगा, उसका अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है। खैर, ये गलती हुई, गलती नहीं कह सकते तो चूक हुई, पर ऐसे टाइम पर भी अपने देश की जनता का भला करने के लिए लोग आगे आए, बहुत सारे लोग आए। कुछ ऐसे हैं जो जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चला, जिनके बारे में कुछ न्यूज़ चैनल वगैरह ने नहीं दिखाया, और ऐसे भी लोग हैं जो इस अच्छे काम को करते हुए सामने दिखाई देने लगे। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि सोनू सूद नाम के जो व्यक्ति हैं, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और देखिए वो एक इंजीनियर भी हैं, लेकिन उनको लगा इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते कि नहीं, मैं एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो वो एक्टिंग में आ गए। काफ़ी फिल्में की, साउथ की भी फिल्में की। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि उन्होंने फिल्में जरूर की, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे कई कई गुना पैसा कमा चुके हैं और उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन सोनू सूद जैसा इंसान, जो जिसके पास अपने कुछ सीमित साधन थे, संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, लेकिन उसने अपने साथ कुछ लोगों को लिया, लाइक माइंडेड पीपल जो थे, जो लाइक माइंडेड पीपल की एक टीम बनाई और उन्होंने शुरुआत की मुंबई की सड़कों पर, जहां में बेचारे मजदूर रहते थे या जिनके पास देखिए इसके पीछे एक बहुत बुरी एक काम हुआ है। वो ये था कि जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको ठेकेदारों ने बुलाया था बिल्डिंग बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हो गया और बिल्डिंग नहीं बननी थी, बंद हो गया काम सारा, तो वो उनको बोझ दिखाई देने लगे माइग्रेंट वर्कर ठेकेदारों को। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दिन तक उनको खाना पीना दिया, उनकी सुरक्षा की सुविधा का ध्यान रखा, उसके बाद बोले भाई, हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं बिना काम के आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप अपना इंतजाम कीजिए। सरकारें आ गई, लेकिन सरकारों के संसाधन भी सीमित थे।
विल पावर भी जो सरकारी मशीनरी थी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी शायद। अगर ऐसा होता तो इतनी तकलीफ ना होती, कुछ कम होती तकलीफ। राजनीति भी बहुत हुई इस मामले में। लेकिन मैं बात कर रहा था सोनू सूद जैसे एक आम इंसान की, जो एक एक्टर था, उसने पैसा कमाया लेकिन इतना भी पैसा नहीं कमाया था फिल्मों से कि जिस तरह के बहुत बड़े स्तर पर वो काम कर सके। लेकिन उसकी विल पावर की बात देखिए, मोटिवेशन उसका ही था। उसने अपने लाइक माइंडेड पीपल, जो अच्छा सोच रखने वाले लोग थे, उस जैसी सोच रखने वाले लोग थे, उनकी एक टीम बनाई। और मुंबई में वो रहते थे तो उन्होंने मुंबई से शुरू किया। मुंबई में उन्होंने लोगों को खाना बांटना शुरू किया, मेज़ रखी, उनको जो उस टाइम पर हल्का खाना दे सकते थे, जितने लोगों को दे सकते थे, लोग जुड़ते गए और वो खाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बनवा के लाते थे। और एक एक्टर जिसको अपने चेहरे को भी बचाना है, जिसको अपनी बॉडी को भी बचाना है, सूरज की रोशनी से भी बचाना है, इसके बावजूद वो बंदा दिन हो या रात उसने अपनी टीम तैयार की और अलग अलग जगह पर मुंबई से शुरुआत की, खाना बांटना शुरू किया, पानी बांटना शुरू किया, दवाइयाँ बांटना शुरू करी। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा, उसका दिल जो है ना द्रवित होता चला गया, वो दुखी होता चला गया। उसकी टीम परेशान हो गई देख देख करके, यार ये क्या हो रहा है, हमारे माइग्रेंट वर्कर की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। उन लोगों ने प्लान किया, कम लोग थे, छोटी टीम थी। खाने के ऊपर जो उनका विशेष जोर था, उसके साथ साथ उन्होंने सोचा जितना हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को बस करके उनके गंतव्य तक, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का इंतजाम किया। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। उस बंदे ने, उसकी टीम ने, जो छोटी टीम थी, जो कर सकते थे, रिसोर्सेज कम थे, संसाधन कम थे, इसके बावजूद वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। उन बंदों को उन्होंने गंतव्य तक पहुंचाया और साथ ही साथ उन्होंने बहुत मतलब बड़े स्तर पर विदेशों तक से भी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। और वो वाहवाही हो रही है चारों तरफ, सरकारें भी उनका साथ दे रही हैं। और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर लोगों को अपने साथ जोड़ा, वॉलंटियर, खासकर वे लोग जो विदेशों में फंसे थे या जो खुद तकलीफ झेल रहे थे, और सोनू सूद की वजह से उनको उनके घरों तक पहुँचाया। और अब जब नॉर्मल सी का टाइम आया तो वो खुद वॉलंटियर बन गए सोनू सूद की टीम के लिए, और वो खुद मिलकर काम करवा रहे हैं। तो सोनू सूद नाम पूरी दुनिया में आज गूंज रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह लॉकडाउन के चलते अचानक से लोगों के सामने तकलीफें आई, लोगों को अपने घर जाना था, उनके सामने साधन नहीं थे, तकलीफ में रहे लोग, कुछ लोग आगे मदद करने के लिए सामने भी आए। इसी तरह मैं फिर बोलता हूं दोस्तों, ये मैं सब्जेक्ट से भटका नहीं था, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता था कि जिस तरह फंसे हुए लोग अपने घरों को जाना चाहते थे, उसी तरह वो स्थिति आई 1947 के आसपास, जब अचानक से आप अनाउंसमेंट कर देते हैं कि देश का बंटवारा होगा। इससे पहले तक आपने अनाउंसमेंट किया हुआ था, महात्मा गांधी को आगे कर कर आपने अनाउंसमेंट कराया था, नहीं मैं जिंदा हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं देश का बंटवारा नहीं होगा। तो पब्लिक के मन में एक मजबूती थी कि देश का बंटवारा नहीं होगा। हम अगर लाहौर में रहते हैं, हम अगर फैसलाबाद में रहते हैं, हम अगर कराची में रहते हैं, तो हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक ही है। मुसलमान यहाँ भी है, हिंदू यहाँ भी हैं, मुसलमान बंगाल में भी हैं, हिंदू भी वहाँ हैं, तो सब जगह फैले हुए थे लोग अलग अलग धर्मों के। अचानक से आप जिस तरह थिंक टैंक की अंडर एस्टिमेट करने की वजह से, छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कोरोना के चलते अचानक से लॉकडाउन किया गया, लोगों में आपाधापी मच गई। इसी तरह इससे कई कई गुना स्तर पर जब अचानक से ये पता चला कि लॉर्ड माउंटबेटन यानी अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान के दो हिस्से करने के लिए राजी हो गई है, और हमारे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री थे नेहरू, ये तैयार हैं, तो आप देखिए उस जनता के मन पर क्या बीती होगी। क्योंकि जहां मुसलमान भाइयों की संख्या ज़्यादा थी, वहां उनको डर न लगने लगा कि हम यहाँ कम बचेंगे, हमारे साथ पता नहीं आने वाले दिनों में क्या बर्ताव हो, क्योंकि हिंदुस्तान तो बढ़ जाएगा, पाकिस्तान अलग हो जाएगा। बचा पाकिस्तान में हमारे जान माल की सुरक्षा होगी नहीं होगी, हमारे परिवार की सुरक्षा होगी नहीं होगी, ये डर सताने लगा। तो दोस्तों उस लास्ट मोमेंट पर लोगों को टाइम नहीं दिया गया, बहुत कम टाइम में इधर से उधर, उधर से इधर, यानी कि जो हिंदुस्तान से बहुत सारे मुस्लिम लोग जाना चाहते थे पाकिस्तान, वो ट्रेनों में भर भर कर पाकिस्तान की तरफ चल दिए, और जो वहाँ से हिंदुस्तान आना चाहते थे वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर, ज़मीनें, पशु, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। और जब ये हुआ तो एक बहुत बुरा दौर हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ी
इंसानियत की दृष्टि से बहुत बुरा दौर था, जब लाखों लोग बंटवारे में जो पाकिस्तान की ज़मीन थी वहाँ से हिंदू और सिख निकल निकल कर हिंदुस्तान के लिए ट्रेनों में आए, छतों पर आए। हम सब ने देखा है वो नज़ारा, जब हमने फोटो आज भी देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो सब हुआ, इधर से भी ऐसे ही लोग उधर जाने की कोशिश की, तो कुछ अफवाहें भी चली, और हमने वो भी टाइम पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है। उस बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बताते हैं, ये इतिहास में भी दर्ज है कि मार काट स्टार्ट हुई। और जब देखा कि वहाँ पर ट्रेन में बैठ बैठ कर जो हिंदुस्तान की तरफ सिख और हिंदू आ रहे थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, उनको रास्ते में मारा काटा गया और उनके साथ इतनी बदतमीजियाँ की गई। सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले में हमारी महिलाओं ने झेला है दोस्तों। तो इसलिए उस टाइम पर जो हुआ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का, और इसका मैं यही कहूँगा कि सोचने की ज़रूरत है। किट्टू देखना कोई है तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस टाइम पर हमारे बहुत जनता का मारकाट हुई, और बहुत लोग जो है अपने अपने बच्चों को लेकर जब इधर से उधर और उधर से इधर आना आदान प्रदान हुआ, जगह इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, उसी दौरान हमारी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किए गए। कौन है? तो दोस्तों यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंटवारा हुआ उसमें अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वो हमारे नॉर्मल लोगों का हुआ, आम जनता का हुआ, और उसमें सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ महात्मा गांधी की उस नीति को। या मैं महात्मा गांधी को पूरा दोष नहीं दे सकता दोस्तों की स्थिति ऐसी बनी, लेकिन जब आपको ये था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो सकता है तो आपने झूठी दिलासा क्यों दी जनता को कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ रहिए, लाहौर में हो लाहौर में रहिए, और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो उत्तर प्रदेश में रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा। इस झूठी उम्मीद में लोग अपनी अपनी जगह पर रहे, और आखिर में अचानक जिस तरह लॉकडाउन का अनाउंसमेंट अचानक हुआ, ये तो छोटी सी घटना है, उसी तरह उससे भी बहुत बड़े स्तर पर जब आप अचानक बोल दोगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, हिंदुस्तान को इस तरफ का हिस्सा मिल रहा है, पाकिस्तान को लाहौर और वगैरह वगैरह उधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र मिल रहा है, और ये धार्मिक बंटवारा था। ये सोचने की बात है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जब बंटवारा दे किया, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर, तो धर्म के आधार पर बंटवारा था। तो मुस्लिमों को कहा गया कि आप ये हिस्सा रखिए, और हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को उनकी इच्छा पर छोड़ा कि आप चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, और ये आपका भी अधिकार है यहाँ रहना। यानी कि वहाँ से उनको मार काट कर भगा रहे थे पाकिस्तान से हमारे हिंदुओं को, सिखों को, और यहाँ पर उनको इज्जत के साथ कहा जा रहा था कि आपके साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे और आप रहिए अपने परिवार के साथ। तो जब वहाँ के सरकार और जब वहाँ की पाकिस्तान से गाड़ियाँ भर भर कर चली, तो रास्ते में दोस्तों, सॉरी बट इट्स अ फैक्ट, ये सच्चाई है, ट्रेन में से उतार उतार कर हमारी महिलाओं और कम उम्र की बच्चियों को अपहरण किए गए, उनको बुर्के पहनाए गए, और उनका अपहरण करके उनको अपने गांव, अपने घरों में कैद कर लिया गया। झुंड के झुंड जो हिंदुओं के और सिखों के पाकिस्तान से आ रहे थे, उन झुंडों में से चुन चुन कर वृद्धों को और आदमियों को मारा गया, और जो औरतें थी, महिलाएं थी, कम उम्र की बच्चियां थी, उनको किडनैप किया गया दोस्तों, और उनको उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। बहुत बड़े स्तर पर महिलाएं गायब हुई, और ये इतना बड़ी त्रासदी थी, मानवीय त्रासदी, कि मतलब वो इतना लंबा टाइम हो गया, लेकिन आप जब कभी इन चीज़ों को पढ़ोगे, महसूस करोगे, तो आपका भी खून खोल पड़ेगा बेटा दोस्तों। लेकिन चलो ये हुआ। तो जब हिंदुस्तान के हिस्से में जो ज़मीन आई थी उसमें वहाँ से हिंदू और सिख वहाँ से निकल गए, पाकिस्तान से निकल निकल कर इधर आ रहे थे, तो मारकाट हुई। तो उस हालात में हमारी महिलाओं ने बहुत कुछ झेला, बहुत बड़े स्तर पर उनके अपहरण किए गए, उनके साथ बलात्कार हुए, और बहुत सारी समस्याएं झेली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने सिर्फ देश के बंटवारे की बात, खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने देश के बंटवारे की बात इसलिए मानी क्योंकि उनको पता था कि दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है, और इस तरफ नेहरू जी सोच रहे थे, बहुत पहले से मन बनाकर बैठे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है।
तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो तभी जगह एक होगी, कुर्सी एक होगी, तो दो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। इसलिए ये तय किया गया कि बंटवारा हो, और बंटवारा हुआ। तो वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना साहब चले गए और यहाँ प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी, सॉरी, जो हमारे पंडित नेहरू जी हैं, उनको बैठा दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इसमें अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं तो हमारी महिलाओं ने झेली हैं। बंटवारे का दंश सबसे ज़्यादा महिलाओं ने झेला। और दोस्तों, अनुमान है कि इस दौरान करीब 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण हुआ या उनकी हत्याएं हुई और बलात्कार हो गए। उनके साथ मुस्लिम परिवारों ने ज़बरदस्ती शादियाँ की, गुलामी का जीवन उन्होंने जिया, और बहुत बहुत मतलब उस टाइम पर उन्होंने बहुत कुछ झेला है। 1947 और 48 के बीच में आपने सुना होगा, एक सरला दत्ता की कहानी है। सरला दत्ता एक भारतीय नारी थी। तो ये 1948 के बीच की बात है। एक पाकिस्तानी सैनिक ने उसको बंधक बना लिया था, सरला दत्ता को। और सरला दत्ता की उम्र उस टाइम पे सिर्फ 15 साल थी। और वो सरला दत्ता चूँकि फिर बाद में इंडिया में आ गई, तो वो आज भी जब उस बात को याद करती है तो सिहरन होती है उसके शरीर में, और वो आज भी मतलब सिहर उठती है। तब उन्होंने बताया कि धार्मिक हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया था, और पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। दोस्तों, सरला की जो माँ थी, उनका बहुत कम उम्र में ही देहांत हो चुका था, और वह कश्मीर का हमारा एक हिस्सा है मीरपुर में अपने एक पारिवारिक मित्र के घर में रहती थी। उनके पिता जम्मू के जो रेडियो स्टेशन है वहाँ संगीतकार की हैसियत से काम करते थे, और उनके जो मीरपुर जगह है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर था वो। और अचानक जब इस मारकाट के दौरान हिंदुओं और सिखों की बस्ती पर जो मुसलमान थे उन्होंने कब्जा किया, तब वह सब अपना घर बार छोड़कर भाग निकले। और उन लोगों को वहाँ से जाने की धमकियाँ भी दी जा रही थी कि आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, अदरवाइज़ आपकी हत्याएं कर दी जाएंगी। अब चूँकि सरला दत्ता दिल्ली में रहती हैं, नई दिल्ली में उनका निवास है, तो बताते हैं कि उस रात जब हम भागे तब हम अब खेतों से निकल कर जा रहे थे। हमारे साथ बड़े बूढ़े भी थे, बच्चे रो रहे थे, और हमने देखा कि खेतों में बहुत सारी औरतें, बहुत सारे व्यक्ति मजबूरी में बच्चों को छोड़कर आगे भाग लिए। बड़ा दुखद पहलू है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सरला दत्ता का ये कहना है कि जब हमने देखा कि जंगलों से जब हम भाग रहे थे, खेतों से हम भाग रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे अकेले बैठे हुए थे, अकेले रो रहे थे, क्योंकि उनके माँ बाप को या तो मार दिया गया था या वो भाग चुके थे। तो यहाँ ये स्थिति पैदा हुई, और साथ ही साथ ये भी डर था कि महिलाएं भी अगर पुरुषों के साथ तेजी के साथ आगे नहीं चली तो उनको अपहरण कर लिया जाएगा। तो इसलिए जो कर सकते थे, जल्दी जल्दी दौड़ना, बेचारे थके हारे वो भागते कर रहे थे। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी दोस्तों उस टाइम पर, बहुत बुरा वक्त था। सरला दत्ता बताती हैं कि जब अगली सुबह वो छिपते छिपाते एक हथियार बंद गुट के सामने आ गए, जो पाकिस्तानी लोग थे, तो उन्होंने हमला कर दिया और बड़े बूढ़े बच्चों को मार दिया, और हमें उन्होंने अपहरण कर लिया। 15 साल की उम्र थी सरला दत्ता की उस टाइम पर। तो पाकिस्तानी सैनिक ने एक ने उनको बंधक बना लिया था, और बाद में मैं कहूँगा कि उनका इरादा यही था कि किसी तरह इसको हम यहीं पर बंधक बना कर रखेंगे और शादी करेंगे इसके साथ, या इसको रखेल बना कर रखेंगे। लेकिन फिर जब दोनों देशों के बीच में कुछ थोड़ा शांति सी हुई, तो सरकारों ने आपस में तय किया कि आपकी जो महिलाएं हमारी तरफ हैं हम उनको छोड़ना चाहेंगे, जो आपकी तरफ हैं वो आप छोड़ दीजिए। ये आपस में एक फ़ैसला हुआ। तो इस फैसले के चलते फिर ये तय किया गया कि भाई ये हिसाब किताब लगाओ किसके पास कितनी औरतें हैं, और दोनों तरफ से उनको का आदान प्रदान होना चाहिए। सरला दत्ता बोलते हैं कि 7 महीने तक कैद में रही वो। 7 महीने तक कैद में रहने के बाद आज़ादी की उम्मीद तो बहुत कम हो गई थी। भारत पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर रजामंद हो गई थी कि जो कब्जे में औरतें हैं उनको हम आदान प्रदान करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस जो पाकिस्तानी सैनिक था जिसने सरला दत्ता को किडनैप किया था, उसका नाम था कालू। तो कालू अपने मोर्चे पर गया था, ड्यूटी पर गया था, और कालू चूंकि पहले से शादीशुदा था, तो उसकी बीवी ने इस लड़की को यानी कि सरला दत्ता को, जो कि 15 साल की थी, उसको अनाज के गोदाम में छिपा कर रख दिया था।
लेकिन जब अधिकारी आए इंक्वायरी करने के, कोई मतलब भारत की लड़की भी है क्या इधर ये वो, तो उसने पूछा उसकी वाइफ से, तो वाइफ ने मना कर दिया, कालू की वाइफ जो प्रधान जो वहाँ का सैनिक था, कि नहीं हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन चूंकि वो गोदाम में बैठी हुई थी सरला दत्ता, उसे लगा कि यह सही मौका है, तो उसने चिल्लाकर हाथ हिला दिया ऐसे। तो उसके हाथ को देखकर वहाँ पर जो में अधिकारी थे उन्होंने उसको निकाला और 50 महिलाओं को आज़ाद किया गया था उसके साथ में। सरला दत्ता बोलते हैं कि उस टाइम पर मेरे पास पास 50 महिलाएं थी मेरे साथ साथ, बगल वाले मकानों में, उनको आज़ाद किया गया। और धीरे धीरे चारों तरफ से ये इकट्ठी हुई औरतें, तो करीब करीब 500 के आसपास महिलाएं हो गई। उनको सबको फिर एक सरकारी ठेकेदार, उस टाइम पर ठेका दिया गया कि भाई जितनी महिलाएं यहाँ से हमारे पास इकट्ठी होंगी उनका इंतजाम, खाने पीने का ये सब करना होगा, उनकी देख रेख करनी होगी। तो ये सोच के उसके बाद मजीद उनका नाम था, अब्दुल मजीद ठेकेदार का नाम था, सरकारी ठेकेदार। और उसको ये ठेका दिया गया कि इन जो हम औरतें पकड़ रहे हैं, महिलाएं जो भारत की हैं, उनको हम एक जगह कैंप में रखेंगे, उनकी देखभाल आप करेंगे। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, सरला दत्ता नाम की जो भारतीय महिला थी, वो आज भी उस सरकारी जो ठेकेदार है अब्दुल मजीद, उनको याद करती हैं और उनको दुआएं देती हैं दोस्तों। क्यों देती हैं? क्योंकि सभी मुसलमान खराब नहीं थे। अब्दुल मजीद नाम का जो ठेकेदार था, सरकारी ठेकेदार था, उसने इन सारी औरतों को अपनी बहू बेटियों की तरह रखा, उनको बड़ी इज्जत के साथ सारी सुविधाएं दी और उनका मतलब ध्यान रखा। उसके बाद सीमा पार करने के बाद जब वो हिंदुस्तान में आई, तो उनका यही कहना है कि जब लोग इकट्ठे हुए, हाँ यहाँ पर एक बहुत दुख की बात है कि जब महिलाओं का आदान प्रदान हो रहा था, तो उस टाइम पर यह तय किया गया कि जितनी महिलाएं आप छोड़ोगे उतनी ही महिलाएं हम छोड़ेंगे। आप देखिए इस इंसानियत की दुर्दशा के बारे में बात कर रहा हूँ। जो महिलाएं पाकिस्तान के कब्जे में थी, बहुत सारी हिंदुस्तान के भी पास कुछ महिलाएं थी जो उधर जाना चाह रही थी, जिनके आदमी मर गए थे या उनको मार दिया गया था। क्योंकि देखो, हिंसा की प्रतिक्रिया तो हर जगह हुई। पाकिस्तान से जब वो ट्रेनों में भर भर कर लोग आए, जो कटे हुए सिर आए, तो उन्हें देखकर यहाँ भी हिंसा हुई। तो उस हिंसा से अगर पाकिस्तान की औरतें कुछ विधवा हो गई थी या कुछ ऐसे थी, तो उनको वापस भेजना था। लेकिन इसका दुखद पहलू ये है दोस्तों कि जब हमने देखा कि उधर से अगर 100 महिलाएं वो वापस कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जो सरकार है 100 महिलाएं वापस कर रही हैं, तो पाकिस्तान भी सिर्फ 100 ही महिलाओं को वापस कर रहा था। उनके पास हजारों महिलाएं थी, लेकिन उनको सबको वापस नहीं कर रहा था। तो ये इस बात का एक दुखद पहलू है दोस्तों। ये महिलाओं ने सबसे ज़्यादा झेला। और मैं यही कहूँगा कि वो भगवान ना करे कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में, जीवन काल में, किसी भी इंसानियत के जीवन काल में वो समाए। क्योंकि दोस्तों बहुत झेला है। जब उस तरफ से जो गाड़ियाँ थी भर भर कर आ रही थी और उनके अंदर कटी हुई लाशें सिखों की, हिंदुओं की, जब बॉर्डर से पार होती थी ना, हिंदुस्तान में घुसती थी, तो उसका प्रतिक्रिया होती थी फिर हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में जो पंजाब के एरिया में है, वहाँ पर फिर मारकाट होती थी। क्योंकि किसका खून नहीं खोलेगा। फिर यहाँ पर मुस्लिम जो वापस जाने वाले थे, उनके साथ बदतमीजियाँ होती थी। तो उन्होंने वहाँ से शुरू की, उसका असर यहाँ से देखने को मिला। और जब देश का बंटवारा हुआ, जिम्मेदार इसके लिए जो हैं उनके बारे में बात कर चुका हूँ। अंततः इसका अंत यही हुआ कि आज भी हिंदुस्तान शांति के साथ नहीं रह रहा है, क्योंकि बंटवारा बहुत जल्दबाजी में किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को भी अंग्रेजी सरकार जो थी इंग्लैंड से ये आदेश थे कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से पीछा छुड़वाओ और उनको 2 देशों में बंटवा कर वापस आ जाओ। वापस आ जाओ मतलब लॉर्ड माउंटबेटन तो गवर्नर जनरल रहे, बात तक रहे, ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है स्मूथली हो जाए। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि हिंदुस्तान ने बंटवारे के समय पर अगर बहुत यातनाएं झेली हैं लोगों ने, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा इससे ग्रसित रहा है। उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है बच्चों ने और महिलाओं ने। बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की वजह से, या कांग्रेस के जो थिंक टैंक थे, या फिर उनकी अपनी लालच और कुर्सी की जीत की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। और वो पाकिस्तान बनाना था तो ठीक था, लेकिन एक ही टाइम पर एक ही बार में ख़त्म करते ना। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का बंटवारा भी इस तरीके से करना चाहिए था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कि बाद के जो मसले हैं वो ना आए। पाकिस्तान का शुरू से लगाकर आखिर तक मानना है, आज भी वो यही मानता है कि हमारे देश की जो सीमा का निर्धारण हुआ वो गलत तरीके से किया गया। उनका ये कहना था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान क्यों बनाया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में
जो बांग्लादेश वर्तमान में बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा भूभाग पड़ता था। तो उनका ये कहना था कि ये बंटवारा सही नहीं हुआ, और इस बात को आधार बनाकर वो हमारे कश्मीर में कबाइलों के जरिए अपने रेगुलर आर्मी को भेज भेज कर पहले भी उत्पात मचाते थे, आज भी उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये बंटवारा अधूरा था, सही तरीके से नहीं किया गया था। भारत की दोनों तरफ की, जो पाकिस्तान में रहने वाली जनता है उसने भी, और इस तरफ रहने वाली जनता है उसने भी इस बंटवारे के कारण बहुत कुछ सहन किया है दोस्तों। और ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की अदूरदर्शिता का प्रमाण है। अगर वे वहाँ पर अपने खुद के स्वार्थ को सामने ना रखते तो स्थितियाँ ऐसी नहीं होती। और मैं सिंपल सपाट बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूँ कि भारत के बंटवारे के समय जो मारकाट हुई, जो हिंसा हुई, उसमें हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी के उस आश्वासन का बहुत बड़ा हाथ है, जो उन्होंने जनता को दिया था कि आप जहाँ हो शांति के साथ रहिए, देश का बंटवारा नहीं होगा, मेरी लाश के ऊपर होगा अगर बंटवारा होगा। तो लोग विश्वास करते थे, जो आम जनता थी मानती थी कि हाँ ऐसा हो। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन इसकी जो कीमत है हिंदुस्तान आज भी चुका रहा है। इसी के साथ वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन था कि आपसे खुलकर बात करूँ, और आपको अजीब लगेगा, बहुत सारे तथ्य अभी भी मेरे मन में